सलमा अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपेटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है उमामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, इसकी सालगिरह है, इसी के लिए ख़रीदा है। कुरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा दूँगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दे दो ये पैकेट, मैं वसीम को दूँगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊँगी, अभी इसके सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वे एकदम घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई, क्या ये घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले उमामा की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, उन्हें और इनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थी और हाशिम इनसे ज़्यादा। मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, ख़ास तौर पर असजिद से इसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी कि उमामा असजिद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, असजिद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि असजिद से निस्बत तय होते पर बहुत खुश थी। असजिद और इसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा उन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। फिर वक्त भी कहाँ होता है इसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो इनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी, एक बेटे की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और उमामा खैर शादीशुदा थी। अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है, उन्हें जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए, इतना ही अच्छा है। सलमा ने एक गहरी सांस लेते हुए उमामा से नज़रें हटा ली। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने दिन वो यहाँ रहती, इनकी नज़रें इसी पर मशगूल रहती। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया है, जो भी काम इसके ज़िम्मे लगाओ बस बोल ही जाओ। इन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया, जिसके पीछे वो लाउंज में आई थी। बड़बड़ाते हुए वो लाउंज से निकल। ये न्यू ईयर नाइट थी। नए साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ़ था। इनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड्स बांधे हुए थे, जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे और वहाँ वो मुख्तलिफ लड़कों पर आवाज़ें कसते रहे थे। अपनी बाइक्स पर सवार अब मुख्तलिफ पर चक्कर लगा रहे थे। इनके पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे, जिन्हें वो वक्तन फ़वक्तन चला रहे थे। 11:15 बजे वो जिम खाने के बाहर मौजूद थे, जहाँ पार्किंग लॉट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियाँ इन लोगों की थीं जो जिम खाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। इन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड्स मौजूद थे, क्योंकि इनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जिम खाना के मेंबर थे। वो लड़के अंदर पहुंचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जानी थी और इसके बाद बाइलान में आतिशबाजी के एक मुजाहरे के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थी और इसके बाद तकरीबन तमाम रात वहाँ रक्स के साथ साथ शराब पी जाती, जिसका एहतमाम नए साल की इस तकरीब के लिए जिम खाना की इंतज़ामिया ख़ास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी का आगाज़ हो जाता और वहाँ मौजूद लोग इसी तूफ़ान बदतमीज़ी के लिए वहाँ आए थे। 15 साल वो लड़का भी इस 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ आने के बाद इस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बीट पर डांस कर रहा था। डांस में इसकी महारत काबिल-ए-तारीफ़ थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गईं और ठीक 12 बजे लाइट्स यकदम दोबारा ऑन कर दी गईं। अंधेरे के बाद सेकंड्स गिनने वालों की आवाज़ें अब शोर और खुशी के कहकहों और चीखों में बदल गई थी। चंद सेकंड्स पहले थम जाने वाला म्यूज़िक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अब अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहाँ बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। इन्हीं लड़कों के साथ बियर के कैन पकड़े वो वहाँ मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। इस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े करे अपने जैकेट की जेब से बियर का एक बड़ा हुआ कैन निकाला और पूरी कोच से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंडो स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था।
स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफ़ों में से एक सोफ़े पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था, मगर वक्तन फ़वक्तन नज़र उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था जहां कामरान अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ था। ठीक आध घंटे बाद इसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी, फिर मुंह पर हाथ रखकर जवाही रोकी, दोनों टांगें सामने पड़ी मेज़ पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान अपने तमाम चांसेस ज़ाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सलार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ, मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा, मुझे दिखाओ। इसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल इसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही सलार इसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रैक इसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सलार के सामने एक बचगाना चीज़ महसूस हो रही थी। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान के लिए इस पर नजरें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सलार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सलार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी वो जान गया था। रिमोट अब सलार के हाथ के बजाय मेज़ पर पड़ा था और वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सलार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फैलाते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होंठ पीछते साथ हिंसों पर मबनी इस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहा था। कुछ ना समझ में आने वाले अंदाज में इसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हो रहा था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। अस्जिद को उलझन होने लगी। उमामा इतनी कम गो नहीं थी जितनी वो इसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में इसने गिनती के लफ्ज़ बोले थे। वो इसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। इन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तदाई साल में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अस्जिद को इससे बात करके खुशी महसूस होती थी। वो बला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो एकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। अस्जिद को बाज़ दफ़ा यूँ महसूस होता जैसे इससे बात करते हुए वो हर दर्जा मोहतात रहती है। कभी वो उलझी हुई सी महसूस होती और कभी इसके लहजे में अजीब सी सरनूरी महसूस होती। इसे लगता वो जल्द अज जल्द इससे छुटकारा पाकर इसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। इस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं ख्वामख्वाह ही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तर्दु करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊँ या ना आऊँ। अस्जिद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो इसके बिलमुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वाल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। अस्जिद की शिकायत पर इसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नज़रें बेल से हटाकर अस्जिद पर मरकूज कर दी। अस्जिद ने सवालिया नज़रों से इसे देखा, मगर वो खामोश रही, तो इसने लफ्ज़ों में कुछ रद्द-बदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उमामा? क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को जुटला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ, और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। उमामा ने इसकी बात काट कर कहा। इसका लहजा अब भी इतना ही ठंडा और चेहरा इतना ही बेतासुर था जितना पहले था। अस्जिद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार अस्जिद को इसकी आवाज़ में कुछ नाराज़गी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से। तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती, हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ। लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? अस्जिद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मज़ीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं इसका जवाब हाँ या नहीं दूँगी।
हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूँगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो जवाबन मेरी हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है आप अगर मेरे घर आए हैं और मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो वाज़े यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है मामा। अरे आप जानती नहीं मैं फॉर्मेलिटीज़ पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। अर्शित जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। अर्शित मैं आपसे क्या डिस्कस करूँ? आप बिज़नेस करते हैं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, आपसे क्या पूछूँ? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट्स कहाँ भेज रहे हैं? इसका लहजा अभी इतना ही सर था, या आपसे एटॉनमी डिस्कस करूं? कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासर कर सकते हैं? बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई तकनीक इस्तेमाल की गई है? दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है? तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। अर्शित का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो इस लम्हे को पूछ रहा था जब इसने उमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती हैं इंसान की, अर्शित ने कदरे कमज़ोर लहजे में कहा। नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं है, उमामा ने कतियत से सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। उमामा ने इसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़ें, अब मैं बात ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरियत मुझे आप पर हो रही है। आप बिजनेसमैन होकर इतनी इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं, आप तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। अर्शित कुछ बोल ना सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेइल्तिफाती, बेनियाजी, नाराज़ी समझें तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने या आने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत यह है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं। ना मैं कोई हीर हूँ, ना आप राज्य के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि मेरे लिए घंटों ये फ़राइज़ सर अंजाम दें। सच यही है, फ़र्क बाकी नहीं पड़ता कि हम दोनों मिलें या ना मिलें, बातें करें या ना करें, हमारा रिश्ता वो ही रहेगा जो अब है, या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर अर्शित के माथे पर पसीना नहीं आया था तो इसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। इन दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर इस वक्त पहली बार अर्शित को ये फ़र्क 18 साल का महसूस हुआ। वो इसे अपने से 18 साल बड़ी लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 साल की हुई थी, मगर इस वक्त अर्शित को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधी उधेड़ उम्री में चली गई थी, और वो खुद एक बार फिर प्री टीन में आ गया था। वो इसके बेमुकाबिल टांग पर टांग रखते अर्शित के चेहरे पर नज़रें जमाए इसी बेतासुर अंदाज में इसके जवाब की मुंतज़िर थी। अर्शित ने कुर्सी के हत्थे पर टिके इसके हाथ में मंगनी की अंगूठी को देखा और खनकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं सिर्फ इसीलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अर्शित, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो अर्शित का दिन नहीं था, अर्शित ने एतराफ़ किया। और अगर आपको यह ख्याल है कि एटॉनमी और बिज़नेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। उमामा के लहजे में लापरवाही का अंसर वाज़ेह था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? इसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने अर्शित को मज़ीद शर्मिंदा किया। शायद मैंने गलत बात की है, शायद नहीं, यकीनन। इसने तीनों लफ्ज़ों पर भारी भारी जोर देते हुए कहा। तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। अर्शित ने एक गहरा सांस लेकर कहा। उमामा बेतासुर चेहरे के साथ इसी बेल को देख रही थी। शायद इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ है।
इसके चेहरे पर नजरें जमाए बड़े जज़्ब से कह रहा था और एकदम ही इसे एक बार फिर ये एहसास होने लगा था जैसे वो वहाँ मौजूद नहीं थी, इसकी बात नहीं सुन रही थी। असित को लगा वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा था। एक बहुत बड़ी कोठी के अग में मौजूद एनेक्सी से म्यूजिक की आवाज़ बाहर लॉन तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वो इस हैरानकुन क़ुव्वत बर्दाश्त की वजह जान देता। एनेक्सी के अंदर मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, इस हालत में इससे ज़्यादा तेज़ और बुलंद म्यूज़िक भी इन पर असरअंदाज ना हो सकता था। और जहाँ तक 7वें लड़के का ताल्लुक था, वो ऐसी किसी चीज़ से मुतासिर नहीं था। एनेक्सी का वो कमरा इस वक्त धुएं के मरगोलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खाने के खुले हुए डब्बे और डिस्पोजेबल प्लेटें चमचे भी पड़े थे। कालीन पर खाने पीने की बची कुछ चीज़ें और हड्डियाँ भी इधर उधर फेंकी गई थी। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लड़क रही थी। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के इसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर बराजुमान थे। इनके सामने कालीन पर बियर के खाली कैन्स का एक ढेर भी लगा हुआ था और ये तफरीक का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। इस वक्त वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे जिनका इंतज़ाम इनमें से एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और इन 3 मौक़े पर वो 4 मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार इन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की जो इनमें से एक को अपने बाप के दराज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग इस्तेमाल की वो उन्होंने अपने एक स्कूल फेलो के तवस्सुत से इस्लामाबाद के एक क्लब से ख़रीदी थी और इस बार जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे वो इन्हें एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में अफगान से ख़रीदी थी। तीनों मौक़े पर उन्होंने इन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था, जिसका हसूल इनके लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी इन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। इनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। इस लड़के का चेहरा पिंपल्स महासों से भरा हुआ था और इसके गले में मौजूद एक स्याह तंग डोरी में 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात परोए हुए थे। इसने आंखें खोलकर अपनी दाईं तरफ मौजूद लड़कों पर एक अचरती नज़र डाली। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, मगर इस सुर्खी के बावजूद वो ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही थी कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। 4 मिनट इन्हें देखने के बाद इसने सीधे होते हुए डिबिया में मौजूद बाकी ड्रग कौन में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ इसे सूंघने लगा। काफ़ी देर के बाद इसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ की पोर पर थोड़ी सी ड्रग रख कर जुबान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी तजस्सुस मगर एहतियात के साथ उसे चखा। दूसरे ही लम्हे इसने बरक़िफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। इसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा सुर्ख हो रही थी, मगर अभी भी वो अपने होशो हवास में था। इसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपनी सरगर्मी से कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद इसने अपनी कालीन पर पड़े हुए बियर कैन से कुछ घोंट लेते हुए ड्रग के जायकों को साफ करने की कोशिश की। कैन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कोन में मौजूद ड्रग को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के इस वक्त तक नशे में पूरी तरह धुत कारपेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी इसी तरह बैठा कैन में मौजूद बियर के घूंट लेते हुए वो पुरसोच अंदाज में इन सब को देखता रहा। इसकी आंखें अब मुतवरम हो रही थी, मगर इनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं है। ये इसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली 2 बार ड्रग इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि इसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत थे। रात के पिछले पहर वो इन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वो यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से अब पहली बार उसे उलझन होने लगी थी। इसने खड़ा होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए सीधा खड़ा हुआ। नीचे झुककर इसने कारपेट से की, रिंग, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड्स उठाए। फिर आगे बढ़कर इसने स्टीरियो को बंद कर दिया। अपनी मुतहर्रम और सुर्ख आंखों से इसने कमरे में एक नज़र दौड़ाई, यूँ जैसे वो कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा।
एक बार फिर नीचे बैठकर इसने जॉगर्स पहनने और इनके तस्मों को टुकना के लपेट कर गिरा बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से एकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो एनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। एनेक्सी की सीढ़ियाँ उतरते हुए इसे अपनी नाक से कोई चीज़ बहती हुई महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर इसने अपनी ऊपरी होंठ पर रखा। इसकी उंगलियां चिचकाने लगी थीं। इसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को एनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। इसके पैरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। इसने अपने ट्राउज़र की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपने पैरों पर लगा हुआ खून साफ किया। इसके बाद इसी रुमाल के साथ इसने अपनी नाक से चमकने वाला खून साफ किया। इसे अपने हलक में कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। इसने खनकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। इसे अब अपने सीने में भी घुटन का एहसास होने लगा। चंद गहरे सांस लेकर इसने इस घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े इसने 2-3 बार नीचे झुका और एक बार फिर सीढ़ियाँ उतरने के लिए कदम बढ़ाया। वो एकदम ठटक गया। इसके नाक में अजीब सी सनसनाहट हुई और फिर एकदम कोई चीज़ पूरी कुव्वत से बहने लगी। वो बेइख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में इसके नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून वो इसे देखता